एमपी में विधानसभा चुनाव भले ही नवंबर दिसंबर माह में होने हो, लेकिन चुनाव से कई महीनों पहले ही प्रदेश में सवाल जवाब की सियासत जारी है। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जब सीएम शिवराज पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल ना पूछे। मुद्दे भले ही अलग अलग रहें, लेकिन सवाल जारी है। वहीं उधर से यानी कांग्रेसी खेमे की ओर से भी सियासत सवालों की धुरी पर ही घूम रही है। शिवराज सवाल पूछते हैं तो कमलनाथ उसके प्रत्युत्तर में भी सवाल ही करते हैं, कभी कभी जवाब भी दे देते हैं। इधर शिवराज के सवालों का सिलसिला जारी है तो नाथ के ट्वीट का सिलसिला भी। लगातार जारी सवालों की बेला में सीएम शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ से सवाल पूछा। सीएम शिवराज ने इस बार पूछा कि आपने किए वादे के मुताबिक श्रमिक महिलाओं के लिए रैन बसेरा आखिर क्यों नहीं खोला? कमलनाथ जी, आपने वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि झूठी घोषणाएं करके सिर्फ जनता को गुमराह ही किया। शिव फिर बोले, जवाब दे नाथ। कमलनाथ जी से केवल इतना ही कहता हूं कि झूठी घोषणाएं ना करें, फिर से जनता को ना भ्रमाएं, क्योंकि पुराने वचन आपने पूरे नहीं किए। आपने कहा था मध्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओं के लिए रैन बसेरे खोले जाएंगे, 1.25 साल में एक भी नहीं खोला। इधर सीएम शिवराज के सवालों पर कांग्रेस की ओर से भी जोरदार वार सामने आया। कांग्रेस एक और तो 23 में अपनी सरकार के बनने का दावा करती नजर आई। वहीं कांग्रेस की बात का लब्बो लबाब यही निकला कि जैसे कांग्रेस कह रही हो कि सवालों का जवाब जनता ही देगी। हालांकि कांग्रेस नाथ सरकार में हुए कार्यों को गिनाने से भी नहीं चूकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास 18 साल के काम गिनाने के लिए नहीं है। सवाल पूछने का सिलसिला शिवराज जी ने इसलिए शुरू किया है ताकि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में डूबे मध्य प्रदेश की कुशासन पर पर्दा पड़ा रहे। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 1000 गौशालाएं बनाई गई। उन पर ताले क्यों पड़े हैं? 2008 में आपने वादा किया था कि किसानों का 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ करेंगे। 15 साल हो गए हैं, कितने साल बाद माफ़ करेंगे? चुनावी साल में सियासी दलों का एक दूसरे पर आक्रामक होना लाजिमी भी है, लेकिन जिस तरह से सूबे में सियासत सवालों और जवाबों के इर्द गिर्द घूम रही है, उसे देखकर ये जरूर लगने लगा है कि ये दौर विधानसभा चुनाव तक जरूर जारी रहेगा। इधर सीएम शिवराज कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किए वादों पर सवाल पूछ रहे हैं और जो वादे पूरे नहीं किए गए उसे लेकर नाथ पर तंज भी कस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस भी पलटवार करने से नहीं चूक रही है और नाथ के बल पर सत्ता वापसी का दावा कर रही है। हालांकि इन सवालों और जवाबों की सियासत में जनता किसके साथ खड़ी होगी, इसका जवाब तो भविष्य में ही मिल सकेगा। फिलहाल सियासत में सवालों और जवाबों का सिलसिला कब तक जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो सियासत में एक ओर से सवाल होता है और दूसरी ओर से इंतजार किया जाता है कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा, लेकिन दूसरी ओर से भी सवाल ही आते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सवाल का जवाब भी क्या सवाल ही है या प्रत्युत्तर में मान लीजिए पार्टी नेता किसी के सवाल को चुकता करने के लिए सवाल ही पूछ लेते हैं कि देखिए आपने क्या किया। अब सवाल पूछने वाला कंफ्यूजन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बहरहाल जनता थोड़ा सा कंफ्यूजन में जरूर आ रही है कि सवालों का जवाब आखिर कौन दे रहा है। क्या सवाल के बदले में सवाल ही आएंगे? सवाल जवाब वाली सियासत पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आखिर कब थमेगी सवाल जवाब की सियासत? सवालों की सियासत का सिकंदर कौन? क्या विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेंगे आज के सवाल? और अंत में कांग्रेस बीजेपी ने क्यों दिलाई एक दूसरे को वादों की याद? ये वो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ
चर्चा में शामिल हो चुके हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। साथ ही साथ शंकर लाल तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शंकरलाल तिवारी जी मैं आपसे इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि सर सवाल तो पूछे जा रहे हैं लेकिन प्रत्युत्तर में जवाब नहीं आ रहे। प्रत्युत्तर में आपसे भी सवाल किए गए और ये पूछा गया कि जो घोषणाएं आपने की थी क्या उनका इम्प्लीमेंट हो गया। फिर साथ ही साथ तंज भी कसा गया सर कि कमलनाथ सरकार में जो योजनाएं थी, चाहे वो गौपालन हो या जो आश्रम बनाए गए थे, वो सब भी कंटिन्यूटी नहीं हो रही। यानी कहीं ना कहीं कुछ सवाल तो आपसे भी हो जा रहे हैं प्रत्युत्तर में ही सही पर। देखिए, सवाल अगर जनता को समझ में आए, सवाल यदि जनहित के हों जी और वो जनता को छूने वाले हों तो निश्चित रूप से उनका उत्तर आना ही चाहिए, चाहे जिस पक्ष। परिस्थिति ये बन रही है कि सवाल जैसा आपने कहा कि प्रत्युत्तर नहीं आ रहा। अब प्रत्युत्तर नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं हम भी सवाल कर रहे हैं। हमारे को जवाब देने जैसी जरूरत नहीं उनके सवालों का कोई गजट नोटिफिकेशन कर। जी हमने जो अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र में बाधा आई 15 महीने की, 11-12 महीने की सरकार। पर उसके बाद जिस दिन से सत्ता सूत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में शिवराज सिंह जी के पास आए, उस दिन से यदि आप देखें तो एक एक फैसले कांग्रेस तो 2 ही काम कर पाई। 50,000 ट्रांसफर कर्मचारियों के, 450 ट्रांसफर IAS IPS के, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा, और झूठी घोषणा। आप घोषणा करते हैं उसका कहीं कुछ प्रतिशत यदि जमीन में उतरे, लोग कहते हैं, मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि शिवराज सिंह जी झूठी घोषणा कर। अरे भैया, अब ये जो विकास यात्रा निकल रही है वो उन घोषणाओं को कितना पालन हुआ, चाहे वो जन कल्याणकारी हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो, इसको देखने मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि एक नगर निगम के छोटे से वार्ड में 4400 आयुष्मान कार्ड बने हुए, जिसमें 160 लोग उसका लाभ ले चुके। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो हमने जो काम किया है उसके लिए सवाल कुछ भी करते रहे। हमने 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई और पहुंचा दी 18 साल के नाम को रोते हैं 50 लाख हेक्टेयर में। हमने बार बार गेहूं के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में और देश के अंदर सम्मान प्राप्त किया। हमने किसानों को, ये रो रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, शिवराज सब पैसा अपने घर ले गए, पर ये शिवराज जी के आते ही 2500 करोड़ रुपए बीमा कान से जमा हो गया और लोगों को बीमा की राशि तुरंत मिल गई। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते थे सम्मान निधि का, ये कहते थे पैसा नहीं, उन्होंने 4,000 रुपए दे दिया। अब दूसरी तरफ मुझे एक आधा मिनट का समय, बोलिए फिर। अभी कमलनाथ जी चुनाव के पहले इतने वरिष्ठ है कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं, उन्हें कहना चाहिए, पर ये थोड़ी तो दया करे। इतनी आयु का व्यक्ति फिर इस बार वही ढपोर शंख बजाने लगे। अभी चुनाव के 10 महीने बचे हैं, आज से 2 महीने पहले मैं कमलनाथ जी से व्यक्तिगत भी और जनता की ओर से विनती करूं और कांग्रेसियों पर भी रहम करो जो बच्चे कुछ कार्य करता है। कमलनाथ जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेवक हैं हम आपके। आपने फिर पिटारा खोल दिया घोषणाओं का। आपने कहा कि हम पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन। क्या कभी, व्यक्तिगत कह रहा हूं, क्या कभी कमलनाथ जी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया? उन्होंने कहा हम कर्जा भी माफ कर देंगे, हम पेंशन भी पुरानी दे देंगे। पूछ लेते हैं योगेश जी से। नहीं, आधा सेकंड। हाँ बोलिए। ये घोषणाएं वो कर रहे हैं जिम्मेदार नेता जी। और इस नाते क्या वर्तमान में प्रदेश सरकार की जो बजट, जो आर्थिक स्थिति है, उनने आंकलन किया? उनने पहले भी आंकलन नहीं किया इसी तरह।
राहुल गांधी के आने के बाद 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ। ठीक है, और ठीक है। नतीजा हुआ लबो कर्जा लबाब माफ वही हुआ है नहीं, तिवारी साहब, कन्यादान सवाल योजना बंद सवाल हो गई, वही संबल पुराने योजना वाले बंद जारी हो हैं। गई, पर्याप्त। तीर्थ दर्शन जी योजना जी बंद जी। हो गई। अब यादव साहब, सीधी सी बात यह है, जो बात तिवारी जी कह रहे हो या जो बात बीजेपी कह रही हो, नहीं, लेकिन राजनीति में इतना हाँ झूठ बोलोगे, हाँ, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को, और हम तो एक एक घोषणा पे काम चलिए अब हम यादव जी से जवाब ले लेते हैं। घोषणा करते हैं। बहुत गंभीरता से आपने सुना है योगेश यादव जी, अब जवाब दे सकते हैं आप। देखिए साहब, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को कोई नैतिक इस मामले में अधिकार ही नहीं है कि वो हमसे सवाल पूछे। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिन लोगों ने सरकार को खरीद फरोख्त के गिराया है और कमलनाथ जी को मात्र 11 महीने मिले हों, 4 महीने हमारे लोकसभा 2019 के मई में लोकसभा चुनाव घोषित हो गए थे तो आचार संहिता लग गई थी। मात्र 11 महीने में जो कमलनाथ जी ने विकास के प्रतिमान मध्य प्रदेश में स्थापित किए थे, तो वो तो आज तक मध्य प्रदेश एक सुदृढ़ और मजबूत मध्य प्रदेश हो जाता और देश के अग्रिम प्रदेशों के अंतर्गत होता। इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं बनता जिन लोगों ने सरकार को गिराया है। सबसे पहले तो मैं तिवारी जी से ये निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और उनसे कहें कि हम सबसे पहले कांग्रेस से क्षमा मांगे कि हमने खरीद फरोख्त करके आपकी सरकार को गिराया। पहला प्रश्न तो ये। दूसरी बात यह है कि अब कमलनाथ जी ने किया क्या, तो कमलनाथ जी ने जो 11 महीने में मैग्निफिसेंट और जिस तरीके से प्रोटेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लेकर आए थे, विशेषकर उद्योगों के अंतर्गत, एक दिन के अंदर 8,000 करोड़ के साइन नहीं किए थे। काम का प्रारंभ किया था जब हमारी मीटिंग चल रही थी। तो ये ऐतिहासिक घटना, यही बात का तो दर्द हुआ भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये व्यक्ति जो सुबह 9 बजे से बैठकर रात के 11 बजे तक जनता के काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट के एक एक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, वो आदमी यदि इसी स्पीड से काम करेगा तो हम लोग तो समाप्त हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। वो स्थिति निर्मित कर दी थी कमलनाथ जी की एकाग्रता ने, निष्ठा ने और मेहनत ने। इसके कारण ये घबरा कर सरकार खरीद ले। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं तिवारी जी कि अब आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या रही। आप यहां पर घोषणाएं करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। आप नारियलों का यदि संख्या करें तो 22,000 नारियल तो माननीय मुख्यमंत्री जी फोड़ चुके हैं, जिसका आज तक कोई पता ही नहीं है कि वो घोषणाओं का क्या हुआ। मुझे इस बात का आप जवाब देंगे कि आज मध्य प्रदेश के हालात क्या है। कर्ज लेकर आप घी पी रहे हैं, 3.25 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है साहब। आप नहीं साहब, पहले मेरी पूरी बात हो जाने, प्लीज प्लीज, वो भी बहुत बड़े, पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। अब उसके बाद ये हालात है इनके कि इनकी स्थिति यह है कि ये जनता के बीच में, अभी माननीय तिवारी जी बोल रहे थे कि हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। साहब, अरे विकास यात्रा में क्या मजाक हो रहा है। आपके विधायक, आपके मंत्री डरकर भाग रहे हैं साहब, अधिकारी मुंह छुपा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे जनता। विकास के नाम पर जब जनता के बीच में आप जाते हैं तो जनता आपसे पूछती है, और हमारे सम्मानी पत्रकार वरिष्ठ देवदत्त दुबे साहब बैठे हुए हैं, वो इसका एनालिसिस करेंगे। क्या यहाँ की प्रोडक्टिविटी, क्या निर्माण हुआ, क्या फिसड्डी राज हमारा बढ़ता गया, एजुकेशन के क्या हालात हैं, हेल्थ के क्या हालात हैं, हमारे सामान्य प्रशासन के क्या हालात हैं, जो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होती उसके क्या हालात हैं। और कर्ज के मामले में सीधा आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों को कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस ने की थी और जिसका क्रियान्वयन किया था, उसको रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तिवारी जी, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि कांग्रेस यदि वचन पत्र का काम करती है तो वचन पत्र निभाती है। जो बात हमारे राहुल जी ने आके कहा था कि किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ होंगे, वो 10 दिन में नहीं, 10 मिनट में माफ हुए। 10 मिनट में माफ हुए हैं। 10 मिनट में पहला सिग्नेचर कमलनाथ जी ने 10 मिनट में पहले 27 लाख किसानों के कर्जे कांग्रेस की सरकार में माफ हुई है। और आपके कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बात को विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया है। तो ये कई बार ये गप्पो मारोगे आप लोगों को। चलिए ठीक है, ओवरऑल सवाल 2 लाख का कोई एक बता दे, 2 लाख कर्जे माफी का एक नाम बता दो,
27 लाख। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। यादव साहब, तिवारी साहब, अब देवदत्त जी का रुख करते हैं और चर्चा को एक मोड़ देते हैं। ठीक है, शंकर लाल जी, योगेश जी, अपने अपने खंड में आप बात कर चुके हैं। अब हम देवदत्त दुबे साहब की तरफ रुख करते हैं। देवदत्त जी, आपको क्या लगता है सियासत में? बोलने का अधिकार नहीं। ठीक है तिवारी जी, आप पर्याप्त बोल चुके थे। प्लीज शंकर लाल जी, सभी को समय देना बहुत जरूरी है, तभी हम एक अच्छी चर्चा कर पाएंगे। शंकर लाल बात नहीं हुई है। अब मैं पूछता हूँ योगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस तरह से चर्चा फिर वो समझ में नहीं आती कौन क्या सवाल कर रहा है। डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको जानकारी तो है नहीं तिवारी जी को कि कर्जा माफ हुआ कि नहीं। आपके कृषि मंत्री से पूछिए, कमल पटेल जी से पूछिए कर्जा माफ हुआ कि नहीं मध्य प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये मेरा सीधा आरोप है आप पर। चलिए ठीक है, मैं आरोपों पर जवाब ले लूंगा। शंकर लाल जी से आरोपों पर जवाब लेंगे, उससे पहले देवदत्त जी, इस तरह की सियासत जो हो रही है, विपक्ष से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने अपनी सरकार में रहते क्या किया, और फिर जब विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि आपने जो 2008 में घोषणाएं की थी, 13 में सरकार में आने से पहले की थी, ये नपे तुले सवाल जवाब को किस तरह से आप देखते हैं दुबे साहब? देखिए, प्रश्न तो सबके पास है, हमारे आपके जनता के दोनों पक्षों के दलों के नेताओं के बीच, और पूछ भी रहे प्रतिदिन जी। लेकिन आम जन क्या चाहता है? आम जन उत्तर चाहता है कि हर प्रश्न का समाधान चाहता है। जिज्ञासा होती है हर मुद्दे पे कि क्या चल रहा है, तो सबको तो समाधान चाहिए। लेकिन अभी दोनों तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 2023 में जनता उत्तर देगी। जब कहीं से उत्तर नहीं आ रहे हैं तो उसके उत्तर फिर जनता देती है, और वो देगी दोनों जन के प्रश्नों के उत्तर, कि वो मूल्यांकन करती है हमेशा कि किसने क्या किया, कहा, किसका क्या कार्यकाल है, कितना है, कितने समय में किसने क्या किया। इन सब का मूल्यांकन अब जनता करेगी और 2023 में उसका जवाब देगी। मुझे लगता है कि पहले घोषणा पत्र, फिर एक तरफ वचन पत्र, दूसरी तरफ संकल्प पत्र, क्योंकि घोषणा पत्र से विश्वास उठ गया था, तो एक दल ने उसको वचन पत्र कहा, एक ने संकल्प पत्र कहा। और अब यदि इस पर भी प्रश्न खड़े होंगे दोनों तरफ से, और इस पर भी एक तरह से झूठ उजागर इस तरह से किया जाएगा, तो अगली बार क्या करेंगे? मुझे लगता है कि वीडियो जारी करेंगे संगम में खड़े होके, गंगा जल लेके, कि हम ये शपथ लेते हैं कि हम जो वादा कर रहे हैं सरकार में आने के बाद वो पूरा करेंगे जी। कुल मिलाकर इससे साख का संकट पैदा होता है राजनीतिज्ञों के बीच। सत्य संप्रेषित होता है, उसको खूब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। किसने जो भी किया होगा उसका मूल्यांकन जनता करेगी। थोड़ा बहुत परिणाम मैनेजमेंट से या प्रत्याशियों के बेहतर होने से बदल सकता है, लेकिन जो अंततः जो सार्वभौमिक जो परिणाम आता है वो तो मूल्यांकन के आधार पर आता है। बिल्कुल। और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो कहे उस पर अमल करें, और उसको जनता के बीच जवाब दे बने कि हमने ये कहा था, हमने ये किया, उसका स्पष्टीकरण दें। और यदि कोई झुठलाएगा भी तो उससे कुछ नहीं होता, वो तो जनता मूल्यांकन कर ही रही है जी। लेकिन राजनीतिज्ञों की साख बची रहे, राजनीति में लोगों का इंटरेस्ट बचा रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल जो कहा जाए वो किया जाए। अहम बात आपने कही है। तिवारी साहब, अब यादव जी तो ये कह रहे हैं कि देखिए सर, कर्जा भी माफ कर दिया, लेकिन हमें पूरी सरकार में रहने नहीं दिया। हम और भी बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बिजली बिल माफ कर रहे थे और सारी चीज कर रहे थे। यानी जो बात यादव जी कह रहे हैं वो कांग्रेस अलग अलग मंचों पर कहती आई है, चाहे कमलनाथ जी कहते हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी कहते हो, और आप लोग कहते हैं 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। तो क्या बिल्कुल शून्य, कुछ कर्जा माफ हुआ ही नहीं था? आपसे कहा, ये तो गरीब बेचारे 50 साल से कहते ही रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कह रहे 50 साल से। अब विपक्ष में अभी भी कह रहे हैं, और मैंने वो तो कह रहे हमने किया, वो तो खुद ही कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आऊंगा यादव जी आपके पास। मैंने कभी नहीं कहा कि 1 रुपए भी कर्जा माफ नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं सीधे साफ कह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि आपने गुड़ दिखा करके लोगों को पत्थर मारे हैं वचन पत्र के माध्यम से। आपने गुड़ की डलिया दिखाई और एक आपने सिगूफा मारा। अभी भी आप सिगूफे मार रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे ना। आपको प्रदेश की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब है
न कोई बात है, और उसके बावजूद सिर्फ जनता को भ्रम फैला रहे हैं। मैं भी जानता हूँ 100 बार आ चुकी बातें ये वो एक ही रट लगाते, 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। अरे भैया, बात क्या ये हुई थी कि तुम 25-50 हजार रुपए का कर्जा माफ करोगे 15 महीने के अंदर? बात तो ये नहीं थी। चलिए 10 दिन की बात को मैं नेतागिरी की बात मान लेता हूँ, पर राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता थे, उनको मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति और 60 हजार का कर्जा एक बार कांग्रेस माफ कर चुकी, उसके बाद किसान की कोई हालत नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि इनने कर्जा माफ नहीं किया। अरे भैया वाह, कर्जा माफ आपको करना था, आप हरे पीले लाल पर्चे छपाने लगे और 25-50 हजार का कर्जा आपने माफ किया। इसके बाद यादव जी, आप बहुत गंभीर आदमी, 1 रुपए भी सरकार के वित्त विभाग से, खजाने से। चलिए हम यादव जी से जवाब ले लेते हैं, समय बढ़ता चला जा रहा है। जल्दी खत्म जी बोलिए सर, संक्षिप्त। आपने 1 रुपए भी किसी बैंक को दिया हो तो आंकड़ा बता दीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को आपने नेस्तनाबूद कर दिया। 1.5 लाख किसान डिफॉल्टर हो गया आपकी घोषणा के कारण कि हम कर्जा माफ करेंगे। उसने सोचा माफ हो जाएगा, हम पर्चा लाल वाला पीला वाला भर के आए हैं, और उसको खाद बीज मिलना बंद हो गया। शिवराज सिंह जी की सरकार ने उस डिफॉल्टर किसानों को अपने खजाने से ब्याज जमा की, 1 रुपए भी नहीं दिया आपने। 25-50 हजार पर्याप्त सवाल हो गए हैं। यादव साहब, आपकी ओर से जवाब। बैंकों को आपने ठीक है तिवारी साहब, बिल्कुल चर्चा अंतिम मोड़ पर है। बस एक बात, आखिरी एक बात, ठीक है, बोलिए। टिकाऊ के नारे पे माफी आप मांगो अपने ज्योतिरादित्य से, अपने पूर्व विधायकों से जो कभी कांग्रेस में थे, उनकी आपने तौहीन की, उनको आपने अपमानित किया। चलिए ठीक है, ओवरऑल नब्बे लोग आप बात का समझ गए होंगे। योगेश यादव जी, अब आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है तिवारी साहब, अब हम जवाब ले लेते हैं। प्लीज। हार चुके हैं, वो विधायक उपचुनाव जीते हैं, और इसलिए बार बार बिकाऊ करके उन वोटरों का अपमान मत करो। चलिए ठीक है, अब यादव जी आपके जुमले के बाद हम भी किसानों की जो हालात मध्य प्रदेश में हुए हैं, और एक बहुत बड़ा विषय है कि जिस तरीके से किसानों को दिया जाने वाला यूरिया में भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों की लूट हुई है, और जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से आवंटन किया था और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टता के कारण जो किसानों ने आत्महत्याएं की है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन लोगों ने जो हमारा सिलसिला चल रहा था, सेकेंड फेज मार्च में हमारा अग्रिम जो आवंटन हम करने वाले थे किसानों की ऋण माफी का, इन लोगों ने उस पर अंकुश लगा दिया, और अंकुश लगाने के कारण किसान आत्महत्या के लिए विवश हुए। ये पाप भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने किया। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश को डेवलप कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत विकास के लिए, वो विकास और डेवलपमेंट होता तो शायद आज हम 3.25 लाख करोड़ के कर्जे के को निपटा भी देते, और मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में कहलाता कि जिसकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से यहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ना मुख्यमंत्री जी का विजन है, ना उनके मंत्रियों का विजन है। इन लोगों की समझ में तो आता नहीं है। मुख्यमंत्री जी और कई मंत्रियों जी के तो ये हालात, देखिए साहब बोलने दीजिए साहब, ये बोलने दीजिए। इतनी अच्छी डिबेट होना बड़ा मुश्किल रहता है। आज यादव जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात। बोलने की ताकत इनको सुनने, इनको ये बोल दीजिए तिवारी जी को, शंकर लाल जी आप सुने, ये गलत बात है। आप चलिए ठीक, आपको सुनने की ठीक है सर, चर्चा बिल्कुल अंतिम मोड़ पर है। दुबे साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर इस चर्चा का समापन। यादव जी प्लीज, अब दुबे साहब का हम रोक करते हैं। अंतिम मुख्यमंत्री जी को खुद ही पता नहीं चलता है कि मैं क्या घोषणा करके आया हूँ। कई बार तो वो एक घोषणा को 4-4 बार रिपीट कर देते हैं। 22,000 नारियल फोड़ दिए उन्होंने। यादव जी समय की बेहद कमी है, दुबे साहब से अंतिम प्रतिक्रिया। झूठ है, 22,000 की नहीं, आप ये शंकर जी जानते नहीं है, दादा चीखने लग जाते हैं। दादा जरा समझा करो, आपकी सरकार ने सत्यानाश कर दिया। आपकी सरकार ने दादा, आप चुपचाप रहा करो। चलिए अब हम देवदत्त दुबे जी को सुन लेते हैं। तिवारी साहब, यादव जी प्लीज, नहीं बोलना चाहिए। अब हम दुबे साहब को सुनेंगे। बोलिए, बताओ कहाँ से पा गए? है ना हमारे पास, है हमारे पास हम घोषणा, हम पूरी घोषणा की लिस्ट बता देते हैं। चलिए आप लोग की चर्चा में हमारी प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है, जो कि हमें देवदत्त जी से लेनी है। आपने कर रखी 22,000 वो जो घोषणाएं आपने कर रखी, वो जनता के बीच में लेकर आएंगे।
तो प्रदेश का भला हो रहा है, गांव गांव का अरे विकास दादा, हो रहा है, विकास आप यात्रा। बहुत चलिए, आप समय इनको बोलिए, आप हमारा वरिष्ठ बिल्कुल आदमी हैं, निकलता चला आप जा रहा भारतीय है। जनता पार्टी के बहुत मंत्री- माफी के साथ मैं चर्चा को यही रोकना चाहूंगा। दुबे साहब की हम प्रतिक्रिया नहीं ले पाए, जिसका हमें खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2003 से लेके अब साल 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2003 का जिक्र इसलिए किया था ताकि आप 2003, 2008, 2013, 2018 और अब 2023 को समझने की थोड़ी सी कोशिश हमें करनी है और ये जानने की कोशिश करनी है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, हालांकि सरकार सवाल पूछ रही है और जवाब विपक्ष को देना है, लेकिन विपक्ष भी सवाल कर रहा है। वैसे तो अगर आप थोड़ा बहुत अवधारणा को समझते हो, चाहे वो संवैधानिक हो, तो उसमें विपक्षी सवाल करता है, लेकिन यहां पर सियासी स्क्रिप्ट थोड़ी सी बदली हुई है। अब देखना होगा ये कहां पर जाकर थमती है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।